नमस्कार और इस गहन विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम दरवाज़ा खटखटा रहे हैं एक ऐसी दुनिया का जो हजारों साल पुरानी है। भारत की प्राचीन गुफाओं और चट्टानों में छिपी हुई कला की दुनिया। बिल्कुल, एक अलग ही समय, एक अलग ही दुनिया। हाँ, और हमारे हाथ लगे हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी NIOS के कुछ नोट्स। अब ये नोट्स तो शिक्षा के लिए बने हैं, तो इनकी खासियत है कि ये जटिल जानकारी को सरल तरीके से मुख्य बिंदुओं में बताते हैं। हाँ, ये समझने में काफी मददगार होते हैं, खासकर इस विषय पर, भारत की प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला। सही कहा। तो हमारा आज का मिशन है कि इन नोट्स के जरिए हम समझें कि इन प्राचीन कलाकृतियों के पीछे क्या कहानियां हैं, वो कलाकार कौन थे, उनकी तकनीकें क्या थीं, और आज हमारे लिए इनके क्या मायने हैं। बिल्कुल, एक तरह से उन आवाजों को सुनना जो पत्थरों पर उकेरी गई हैं। कल्पना कीजिए ना, वो दौर जब इंसान शायद शब्द नहीं बल्कि रंग और रेखाएं चुन रहा था अपनी कहानी कहने के लिए। अपनी दुनिया, अपने डर, अपनी उम्मीदें, सब कुछ पत्थर पर। हाँ, एक कैनवस जो हजारों साल पुराना है। तो चलिए इसी कलात्मक यात्रा की परतें खुलते हैं। सबसे पहले ये सब शुरू कब हुआ? मतलब ये शैल चित्र कितने पुराने हैं, क्या अंदाजा है हमारे पास? देखिए, ये निशान बहुत बहुत पुराना है। नोट्स के अनुसार जो शुरुआती संकेत मिलते हैं वो लगभग 40,000 साल पहले के हैं। 40,000? हाँ, पूर्व पाषाण युग, जिसे पैलेलियोथिक एज कहते हैं। तब शायद मनुष्यों ने गुफाओं की दीवारों पर कुछ खुरचना, यहाँ रेखाएं खींचना शुरू किया होगा। लेकिन जो कलाकृतियां हमें ज्यादा मिलती हैं और ज्यादा स्पष्ट हैं, वो हैं मध्य पाषाण युग की, मेसोलिथिक एज। अच्छा, तो वो कितनी पुरानी हुई? वो समझिए आज से करीब 12,000 साल पहले से शुरू होकर उसके बाद के कुछ हजार सालों तक। और ये सिर्फ चित्र नहीं है, ये उस वक्त के इंसान की, उसकी संस्कृति, उसकी सोच, दुनिया को देखने का उसका नजरिया, उसका एक अहम दस्तावेज है। कमाल है ये सोचना भी कि इतने पहले भी इंसान अपनी छाप छोड़ रहा था। अद्भुत है। तो भारत में कला कहाँ फैली हुई है? जाहिर है कई जगह होंगी। हाँ, जगह तो कई हैं। लेकिन क्या ये NIOS नोट्स कुछ खास जगहों पर रोशनी डालते हैं? हाँ, बिल्कुल। वैसे तो शैल चित्रकला के स्थल भारत में कई जगह बिखरे हुए हैं, पर ये नोट्स मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण स्थलों पर ध्यान देते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास की गुफाएं, मिर्जापुर, हाँ। और 2 मध्य प्रदेश में पचमढ़ी और भीमबेटका। भीमबेटका, इसका नाम तो बहुत सना है। ये तो विश्व धरोहर स्थल भी है शायद। हाँ, बिल्कुल। भीमबेटका का जिक्र तो बहुत अहम है। यहाँ शैल चित्रों का एक, आप कह सकते हैं, विशाल खजाना है। ठीक है, तो फिर क्रम से चलते हैं। मिर्जापुर से ही शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का ये इलाका, यहाँ क्या खास मिला है? नोट्स क्या बताते हैं इसके बारे में? नोट्स बताते हैं कि मिर्जापुर शहर से कोई 20 किलोमीटर दूर, अच्छा, कैमूर की पहाड़ियों में सोन नदी घाटी के पास, वहाँ कई गुफाएं हैं और शैलाश्रय मतलब जहाँ वो रहते थे। हाँ, चट्टानों में बने प्राकृतिक आश्रय स्थल, जहाँ प्राचीन मानव रहते थे या वक्त गुजारते थे। लिखुनिया और भलडारिया जैसी जगहों का नाम आता है नोट्स में। यहाँ ऐसे करीब 250 शैलाश्रय पहचाने गए हैं। 250? काफी ज्यादा है। हाँ, और इन्हीं गुफाओं की छतों पर, दीवारों पर आदिमानव ने अपनी कला उकेरी है। तो इन दीवारों पर दिखता क्या है? क्या विषय थे उनके? क्या सिर्फ शिकार ही बना रहे थे या कुछ और? शिकार तो निश्चित रूप से एक बहुत ही लोकप्रिय विषय था, जैसा कि नोट्स में जिक्र भी है। एक खास चित्र है जिसका शीर्षक दिया गया है आदिम शिकारी। हाँ, उसमें एक घुड़सवार है भाला लिए हुए और वो एक बाघ का पीछा कर रहा है। अच्छा, ये और ऐसे ही दूसरे चित्र सिर्फ शिकार की घटना नहीं दिखाते, ये शायद ये भी दर्शाते हैं कि बड़े और खतरनाक जानवरों का शिकार अकेले नहीं होता था। मतलब समूह में। हाँ, समूह में योजना बनाकर लोगों को आदिम हथियारों से, जैसे भाले, बर्छे, जानवरों को घेरते हुए दिखाया गया है। कौन कौन से जानवर दिखते हैं? हाथी, सुअर, बाघ, गैंडे, इस तरह के जंगली जानवर ज्यादा हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, नोट्स के अनुसार कुछ पालतू पशुओं के चित्र भी मिलते हैं। पालतू पशु उस वक्त? हाँ, ये थोड़ा चौंकाता है, पर यह शायद उस समाज में पशुपालन की शुरुआत या उसके महत्व की तरफ इशारा करता हो। ये तो वाकई दिलचस्प है। शिकार के साथ पालतू पशु भी, मतलब एक तरह का संक्रमण काल रहा होगा ये। हो सकता है। और एक बात और ध्यान खींच रही है, समूह में शिकार। इसका मतलब है कि उस वक्त भी एक तरह का सामाजिक संगठन था, रणनीति थी। बिल्कुल, समन्वय के बिना बड़ा शिकार संभव नहीं था। और रंग कैसे बनाते थे वो? नोट्स रंगों के बारे में कुछ बताते हैं? क्या इस्तेमाल होता था? हाँ,
मिर्जापुर के चित्रों के बारे में नोट्स बताते हैं कि रंगों का प्रयोग थोड़ा सीमित था, मुख्य रूप से लाल यानी गेरू, हाँ, काला और कभी-कभी पीला। और ये लाते कहाँ से थे? ये सारे रंग पूरी तरह से प्राकृतिक थे, जिन्हें वहीं आसपास मिलने वाली मिट्टी, पत्थरों और खनिजों को पीस कर तैयार किया जाता था, जिन्हें हम मिनरल पिगमेंट्स कहते हैं। अच्छा, खनिज रंग। हाँ, एक और बात जो नोट्स में लिखी है वो गौर करने वाली है। क्या? कई बार पशुओं की आकृतियां, जानवरों के चित्र इंसानी आकृतियों की तुलना में ज्यादा स्पष्ट बने हैं, ज्यादा स्वाभाविक, अनुपात में बेहतर है। ये तो अजीब बात है, इंसानों से बेहतर जानवरों के चित्र। हाँ, ये दिलचस्प है। ये शायद दिखाता है कि उस शुरुआती दौर में जानवरों का अवलोकन, उनका सटीक चित्रण शायद इंसानी रूप के चित्रण से ज्यादा जरूरी था या ज्यादा विकसित था। हो सकता है उनके जीवन में जानवरों का महत्व बहुत ज्यादा रहा हो। बिल्कुल, चाहे वो शिकार के रूप में हो या डर के स्रोत हों या फिर शायद बाद में पालतू साथी। इंसानी आकृतियां अक्सर थोड़ी ज्यादा शैलीबद्ध, सिंबॉलिक जैसी लगती हैं। और ये मिर्जापुर वाले चित्र लगभग कितने पुराने माने जाते हैं? नोट्स के हिसाब से ये मोटे तौर पर लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास के माने जाते हैं। 5000 ईसा पूर्व, यानी आज से करीब 7000 साल पहले। हाँ, लगभग। तो मिर्जापुर से हमें मिला शिकार, सामूहिकता, प्राकृतिक रंग और जानवरों पर खास ध्यान। ठीक है, अब चलते हैं मध्य प्रदेश, पचमढ़ी की ओर। मैंने सुना है कि इसका नाम महाभारत के पांडवों से जुड़ा है। क्या नोट्स में इसका जिक्र है? हाँ, नोट्स में इस स्थानीय मान्यता का जिक्र है कि पचमढ़ी शब्द पंचमढ़ी यानी 5 गुफाओं से बना है। अच्छा, 5 गुफाएं। हाँ, जहां माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास का कुछ समय बिताया था। अब ये तो एक लोक कथा है, पर यह जगह पुरातात्विक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ है ये मध्य प्रदेश में? ये सतपुड़ा रेंज में है। यहाँ भी कई शैलाश्रय हैं जिनमें प्राचीन चित्र मिलते हैं। तो पचमढ़ी के चित्र मिर्जापुर से कैसे अलग है, या यहाँ भी शिकार ही मुख्य विषय है? शिकार के दृश्य तो यहाँ भी मिलते हैं, लेकिन पचमढ़ी एक और खास चित्र के लिए जाने जाता है। नोट्स में उसका शीर्षक है गायों की कतारें। गायों की कतारें? हाँ, इसमें एक व्यक्ति है, शायद कोई ग्वाला होगा, और वो कई गायों को एक पंक्ति में कहीं ले जा रहा है। ये तो पशुपालन का सीधा सबूत लगता है। बिल्कुल, ये पशुपालन का एक स्पष्ट संकेत देता है। यहाँ गायों की आकृतियां थोड़ी अलग शैली में है, थोड़ी ज्यामिति है, ज्योमेट्रिक कह सकते हैं। मतलब उतनी नेचुरल नहीं जैसी मिर्जापुर के कुछ पशु आकृतियां थीं। हाँ, थोड़ी अलग, रेखा प्रणीति ऐसी। पृष्ठभूमि गेरू यानी लाल रंग की है और आकृतियां सफेद रंग से बनाई गई हैं। और ये कितने पुराने हैं? ये चित्र भी लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास के ही माने जाते हैं, यानी मिर्जापुर के चित्रों के समकालीन ही हैं मोटे तौर पर। अच्छा, तो गायों की कतारें और ज्यामितीय शैली, ये पशुपालन और कला शैली में एक अलग विकास दिखाता है। बहुत खूब। अब आते हैं उस जगह पर जिसका नाम सबसे ज्यादा सुना जाता है, भीमबेटका, जिसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है। ऐसी क्या खास बात है भीमबेटका में जो इसे इतना इतना अहम बनाती है? भीमबेटका वो वाकई असाधारण है। ये मध्य प्रदेश में भोपाल के पास विंध्य पहाड़ियों में है, और यहाँ नोट्स के अनुसार 750 से भी ज्यादा गुफाएं और शैलाश्रय हैं। 750? हाँ, और उनमें से कई में चित्र बने हुए हैं। सोचिए, एक विशाल आर्ट गैलरी की तरह जो हजारों सालों में फैली हुई है। ये तो कल्पना से भी परे है। यहाँ मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल के शिकारी, संग्रहकर्ता आदि मानवों के बनाए चित्र मिलते हैं, लेकिन बाद के युगों के चित्र भी हैं जो समय के साथ जीवन शैली और कला में आए बदलावों को भी दिखाते हैं। अच्छा, यानी एक ही जगह पर अलग अलग समय के चित्र। हाँ बिल्कुल, और यहाँ के चित्रों के विषय बहुत ज्यादा विविध हैं। मतलब वो उस काल के जीवन का एक बहुत विस्तृत और जीता जागता कैनवस पेश करते हैं। तो इस विशाल कैनवस पर क्या क्या उकेरा गया है? क्या कुछ खास चित्र हैं जिनका जिक्र नोट्स करते हैं? देखिए, यहाँ मानव और पशुओं के बीच के जो जटिल संबंध हैं उन पर बहुत जोर दिया गया है। बैल, जंगली भैंसा जिसे गौर कहते हैं, बाघ, गैंडा, हिरण, जंगली सुअर, हाथी, इन सब के सजीव चित्रण मिलते हैं, अक्सर इंसानों के साथ। शिकार के अलावा? शिकार के दृश्य तो हैं ही, लेकिन साथ ही मछली पकड़ना, शहद जमा करना, नृत्य संगीत, कुछ धार्मिक या जादुई जैसे दिखने वाले अनुष्ठान। नृत्य संगीत भी? हाँ, सामूहिक नृत्य के कई दृश्य हैं, और यहाँ तक कि पारिवारिक जीवन की झलकियां भी मिलती हैं। एक महत्वपूर्ण चित्र है जिसका शीर्षक नोट्स योद्धा बताते हैं। योद्धा? इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे महत्वपूर्ण बनाता है? इस चित्र में कई मानव आकृतियां हैं। वो आदिम हथियार लिए हुए हैं, शायद भाले,
और ढाल, ऐसा लगता है कि वो या तो किसी जंगली पशु का शिकार करने जा रहे हैं या शायद किसी संघर्ष की तैयारी में हैं। कुछ लोग घोड़े को साधते हुए भी दिख रहे हैं, मतलब उसे नियंत्रित करते हुए या पालतू बनाते हुए। घोड़े को साधना ये भी एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। और इन आकृतियों में एक अद्भुत गतिशीलता है, डायनामिज्म है। वे ज्यादातर छायाचित्रों की तरह हैं, सिलुएट्स जिन्हें कहते हैं, एक ही रंग से भरी हुई आकृतियां, लेकिन उनकी भंगिमाओं से, उनके पोज से गति और ऊर्जा का एहसास होता है। अच्छा। और सबसे रोचक बात, जिसका नोट्स विशेष रूप से उल्लेख करते हैं, इस चित्र में और भीमबेटका के अन्य समकालीन चित्रों में धनुष बाण का स्पष्ट चित्रण मिलता है। धनुष बाण ये मिर्जापुर या पचमढ़ी में नहीं था? नहीं, आमतौर पर उनके पहले के चित्रों में ये नहीं दिखता धनुष बाण का प्रयोग। ये शिकार और शायद युद्ध की तकनीक में एक बहुत बड़ी उन्नति का प्रतीक है। हाँ, ये तो बिल्कुल गेम चेंजर रहा होगा। हाँ, ये दिखाता है कि समय के साथ औजारों का विकास हो रहा था, तकनीक बदल रही थी। ये जुड़ाव तो कमाल का है। बिल्कुल। एक और दिलचस्प पहलू जो नोट्स में उजागर किया गया है, बताइए। वो ये है कि भीमबेटका की कुछ मानव आकृतियों की शैली, खासकर उनकी लयबद्धता, उनका रेखांकन का तरीका, वो आज भी महाराष्ट्र और गुजरात के वॉरली आदिवासी समुदाय की पारंपरिक चित्रकला में दिखाई देता है। क्या बात है, मतलब आज की कला में हजारों साल पुरानी झलक। हाँ, ये हजारों साल पुरानी कला और आज की जीवित लोक परंपराओं के बीच एक संभावित जुड़ाव की ओर इशारा करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये तो सच में अद्भुत है। और भीमबेटका के ये चित्र कब के हैं? ये मध्य पाषाण युगीन चित्र भी मोटे तौर पर 5000 ईसा पूर्व के आसपास के ही माने जाते हैं, मिर्जापुर और पचमढ़ी के समकालीन। तो मतलब एक ही समय के आसपास अलग अलग जगहों पर अलग अलग शैलियां विकसित हो रही थीं, और भीमबेटका में शायद ज्यादा विविधता थी। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। भीमबेटका का स्केल ही बहुत बड़ा है। तो अब हमने मिर्जापुर, पचमढ़ी और भीमबेटका, इन तीनों महत्वपूर्ण स्थलों को देखा। नोट्स के आधार पर क्या इन सभी जगहों के चित्रों में कुछ समान बातें, कुछ कॉमन पैटर्न नजर आते हैं? हाँ, कई महत्वपूर्ण समानताएं हैं जो ये नोट्स एक तरह से समेटकर बताते हैं। पहली और सबसे साफ बात तो है रंगों का प्रयोग। हाँ, रंग। सभी जगह मुख्य रूप से प्राकृतिक खनिज रंगों का इस्तेमाल हुआ है। लाल और गेरू के अलग अलग शेड्स, पीला, सफेद, काला, भूरा, जो वहीं आसपास मिल जाते थे। बिल्कुल। स्थानीय रूप से उपलब्ध मिट्टी जैसे गेरू, अलग अलग तरह के पत्थरों को पीसकर, या शायद कोयला काले रंग के लिए। और पौधों से भी कुछ रंग मिलते होंगे। और लगाते कैसे थे? पानी में मिलाकर। हाँ, उन्हें पानी या शायद किसी चिपचिपे पदार्थ, हो सकता है जानवरों की चर्बी या पेड़ के गोंद में मिलाकर लगाया जाता होगा ताकि वो सतह पर टिके रहें। अच्छा, और दूसरी समानता? दूसरी समानता है रेखांकन की शैली। रेखाएं आमतौर पर सरल हैं, बोल्ड हैं, सीधी हैं, लेकिन उनमें गजब की ऊर्जा है, गति है। मतलब सिंपल होकर भी एक्सप्रेसिव। बिल्कुल। भाव को पकड़ने की कमाल की क्षमता है। चाहे वो भागते हुए जानवर हों या नाचते हुए इंसान, उनकी हरकत महसूस होती है। और तीसरी बात? तीसरी बात, जैसा हमने देखा भी, विषय आमतौर पर उनके रोजमर्रा के जीवन और उनके आसपास की दुनिया से जुड़े हैं। जैसे शिकार? शिकार सबसे आम है, लेकिन उसके अलावा पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सामूहिक गतिविधियां जैसे नाचना, गाना, कोई रस्म या अनुष्ठान, लड़ाई झगड़ा, बच्चों का जन्म, परिवार, ये सब भी चित्रित है। यानी उनकी पूरी जिंदगी का एक अक्स। हाँ, एक तरह से उनकी डायरी समझिए जो उन्होंने पत्थरों पर लिखी। और ये चित्र हजारों साल बाद भी हमें देखने को मिल रहे हैं, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल। इसका श्रेय जाता है एक तो इन गुफाओं और शैलाश्रयों की लोकेशन को। कैसे? उन्होंने इन चित्रों को मौसम की सीधी मार से, धूप, बारिश, हवा, काफी हद तक बचाए रखा। वो अंदरूनी दीवारों पर, छतों पर हैं। अच्छा। और दूसरा, जैसा हमने कहा, खनिज रंगों की प्रकृति, वो पत्थर की सतह पर अच्छी पकड़ बना लेते हैं और जल्दी फीके नहीं पड़ते। सही बात है। तो इन सब बातों को समेटते हुए अगर हम सोचें, तो ये प्राचीन शैल चित्र हमें आखिर बताते क्या हैं? इनका क्या महत्व है हमारे लिए आज? देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ी बात उभर कर आती है, जो नोट्स भी इशारा करते हैं, वो ये है कि ये चित्र उस समय के इंसान का अपनी प्रकृति के साथ, अपने आसपास के पशु जगत के साथ एक बहुत गहरा, एक बहुत ही अभिन्न रिश्ते को दिखाते हैं। अभिन्न रिश्ता मतलब वो खुद को प्रकृति से अलग नहीं समझते थे, वो उसी का एक हिस्सा थे। उनका जीवन जानवरों पर, मौसम पर, जंगल पर निर्भर था, और ये निर्भरता, ये जुड़ाव उनके चित्रों में झलकता है। ये चित्र सिर्फ कलाकृतियों या सजावट नहीं है, ये उनके सामाजिक जीवन की झलक हैं, उनके रोजमर्रा के संघर्ष, उनकी खुशियां, उनकी रचनात्मकता, उनकी दुनिया को समझने की कोशिश। और शायद उनके विश्वास भी,
धर्म या जादू। हाँ, शायद उनके विश्वास, उनके मिथक, उनके अनुष्ठान, इन सब की एक अमूल्य खिड़की है चित्र। वे सिर्फ गुफा की दीवारें नहीं रंग रहे थे, वो पत्थरों पर अपनी यादें, अपनी कहानियां, अपनी पहचान उकेर रहे थे। एक ऐसी भाषा जो शब्दों के बिना भी बोलती है। बिल्कुल, ये वो भाषा है जो हजारों साल बाद भी हमसे बिना शब्दों के संवाद करती है, हमें बताती है कि हम कहाँ से आए हैं। तो आज हमने भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला की दुनिया में एक वाकई अद्भुत यात्रा की। हमने NIOS के नोट्स के जरिए देखा कि कैसे हजारों साल पहले इंसान ने भीमबेटका, पचमढ़ी और मिर्जापुर जैसी जगहों पर चट्टानों को अपने कैनवस में बदल दिया था। हाँ, एक कैनवस जो आज भी जिंदा है। शिकार का रोमांच, जानवरों का जीवन, इंसानी समुदाय की लय, तकनीकी विकास जैसे धनुष बाण का आना और जीवन के न जाने कितने ही रंग, सब कुछ इन प्राचीन दीवारों पर दर्ज है। एक ऐसी कहानी सुनाते हुए जो समय से परे है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? किस बारे में? कि इन शुरुआती कलाकारों ने, उन्होंने अपनी दुनिया को आखिर किस नजर से देखा होगा, उनकी चेतना, उनकी समझ कैसी रही होगी। जिन सरल सी दिखने वाली रेखाओं और आकृतियों को हम आज शिकार या नृत्य या युद्ध का दृश्य मान रहे हैं, क्या उनमें कोई और गहरे, कोई प्रतीकात्मक, कोई आध्यात्मिक अर्थ भी छिपे हो सकते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिन्हें हम आज की सोच से शायद पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और शायद इसके कुछ जवाब या कुछ संकेत हमें उन कला रूपों में मिलते हैं जो आज भी हमारी लोक और आदिवासी परंपराओं में जीवित हैं। जैसे आपने वारली कला का जिक्र किया था। हाँ, जैसे हमने भीमबेटका के चित्रों और वारली कला के बीच एक संभावित जुड़ाव की बात की। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे अतीत की इतनी बारीक गूंज हजारों साल का फासला तय करके आज भी हमारे वर्तमान में किसी न किसी रूप में सुनाई दे सकती है। ये तो बहुत सुंदर विचार है। ये हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और मानव रचनात्मकता की जो निरंतरता है उसका एहसास कराती है। बिल्कुल, अतीत की गूंज वर्तमान में सोचने के लिए एक बेहतरीन विचार। इस गहन विमर्श में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।